आज का जो सॉलिड स्टेट का लेक्चर है उसके पहले लास्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट में हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसका नाम था फ्लोराइड स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एंटी फ्लोराइड। तो जो मेरे पास फ्लोराइड स्ट्रक्चर था वो मेरे पास क्या था, CaF2। उसमें बता दिया गया था कि कैल्शियम आयन ने आपकी बनाई थी FCC लैटिस, और उसमें जगह जगह पर आपका TD वाइट्स ने आ गया था F-2। एंटी फ्लोराइड में उसका जस्ट उल्टा था। आज हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं पेरोवेस्काइड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पेरोवेस्काइड स्ट्रक्चर का फॉर्मूला होता है CaTiO3। फॉर्मूला क्या है इसका, कैल्शियम टाइटेनेट बोल सकते हैं, मतलब इस मॉलिक्यूल को हम नाम दे सकते हैं कैल्शियम टाइटेनेट। तो ये बात आपको बिल्कुल विशेष मेमोरी में रखनी पड़ेगी कि यूनिट सेल में कौन सा एटम किस जगह पर ऑक्यूपाइड है, इसके बिना आपका बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में बिल्कुल रखनी पड़ेगी कि यूनिट सेल में कौन सा एटम किस जगह पर है, किस पोजीशन पर, इसके बिना आप कोई भी स्ट्रक्चर दिमाग में नहीं रख सकते। जो मेरे पास पेरोवेस्काइड स्ट्रक्चर है इसमें एक सिंपल क्यूब बना होता है। ठीक है, ये जो मेरे पास पेरोवेस्काइड स्ट्रक्चर है इसमें एक इस तरह से मेरे पास एक सिंपल क्यूब बना होता है। ठीक है, ये मैंने बना लिया, इस तरह से एक सिंपल क्यूब बना लिया। ठीक, अब इसमें जो टाइटेनियम होता है, ठीक है, वो सारे कॉर्नर्स पे होते हैं। तो मैं टाइटेनियम को यहाँ पर, टाइटेनियम में जरा चार्ज देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास चार्ज कितना होगा, कैल्शियम पे डबल प्लस, O पे होता है -2। तो ये हो गया कैल्शियम का 2 हो गया, टाइटेनियम का हो गया x + 3 × -2 = 0। तो 2 ये आपके पास हो जाएगा x बराबर प्लस का 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ये 6 हाँ ठीक है, प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये टाइटेनियम यहाँ पर जो है वो +2 फॉर्म में, जो टाइटेनियम है वो +2। और एक बार चेक कर लेते हैं, कैल्शियम का मेरे पास हो गया +2, टाइटेनियम का x हो गया 3 × -2, तो ये हो गया -6 हो गया, -6, और ये मेरे पास हो गया x। तो टाइटेनियम का यहाँ पे चार्ज आपका हो गया प्लस का 2 हो गया। ठीक है, चलो भाई इसके बाद देख लेते हैं। यहाँ पर प्लस का 2 नहीं होगा, चार्ज कुछ गड़बड़ निकलना है मेरे पास। कैल्शियम का मेरे पास +2 हो गया, टाइटेनियम का मेरे को निकालना है x, 3 × -2 चार्ज है, तो ये -2 × 6, और 6 में से ये 2 चला जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4। x बराबर प्लस का 4 आएगा। ठीक है, x बराबर यहाँ पर आएगा प्लस का 4। ठीक है, तो टाइटेनियम में यहाँ पे +4 चार्ज है। टाइटेनियम को मैं ऐसे लिखूंगा इस तरह से। तो यहाँ पे जो टाइटेनियम देखा गया वो सारे कॉर्नर्स पे है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका टाइटेनियम देखा गया है वो सारे के सारे कॉर्नर्स पे आपका देखा गया, मतलब ऑल द टाइटेनियम एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद मेरे पास आता है कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन को मैं ऐसे ब्लैक डॉट से दिखा दूंगा। इसमें एक ही कैल्शियम आयन है। आपको लग रहा होगा टाइटेनियम, यहाँ तो आपने 8 धर दिए, तो 8 धरे मैंने कहाँ रखे हैं, कॉर्नर पे ना, और कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8, तो ऑलरेडी टाइटेनियम 1 है। ठीक है, कैल्शियम बॉडी के सेंटर पे होता है, कैल्शियम जो होता है वो बॉडी के सेंटर पे होता है, और जितने मेरे ऑक्साइड आयंस होते हैं वो सब एज सेंटर्स पे होते हैं। मतलब एक ऑक्साइड आयन मेरे पास यहाँ पर हो गया, एक ऑक्साइड आयन मेरे पास यहाँ पर हो गया, एक ऑक्साइड आयन यहाँ पर हो गया, एक ऑक्साइड आयन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। जितने भी मेरे पास एज सेंटर्स होते हैं वहां पर मेरे पास आपका होता है ऑक्साइड आयन। ठीक है भाई, इस तरह से। तो ये मेरे पास पेरोवेस्काइड का स्ट्रक्चर है। पहले अपना वीडियो पॉज करके बनाइए फटाक से इसको से। ठीक बन गया, तो एक लाइन यहाँ पर आप लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा कि कौन सा आयन किस जगह पर है। फिर हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे यूनिट सेल में कितने कैल्शियम है वो निकालते हैं, इस पूरे यूनिट सेल में कितने टाइटेनियम है वो निकालते हैं, और कितने मेरे पास ऑक्साइड आयन है हम लोग उसको निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लाइन में लिखिए। देखिए, इन द स्ट्रक्चर ऑफ पेरोवेस्काइड, कैल्शियम टाइटेनेट भी बोलते हैं। ठीक है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ पेरोवेस्काइड टाइटेनियम एटम्स आर प्रेजेंट। इन द स्ट्रक्चर ऑफ पेरोवेस्काइड टाइटेनियम एटम इज प्रेजेंट, या आयन बोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं, एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। टाइटेनियम एटम इज, या टाइटेनियम आयन इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। कैल्शियम एटम इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, या कैल्शियम आयन बोल दीजिए कोई दिक्कत नहीं, कैल्शियम आयन इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, कैल्शियम आयन इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, and all the oxide ions are present at the edge center, and all the oxide ions are present at the edge center, and all the oxide ions present at the edge center। हम लोग निकालते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ कैल्शियम, नंबर ऑफ एटम्स या आयंस निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, अगर हम लोग कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम का जेड निकालें, तो ये मेरे पास है TLP इंटू मेरे पास होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
तो भाई कैल्शियम तो है बस एक ही एटम कैल्शियम का, जो कि बॉडी के सेंटर पे है, और बॉडी के सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1 का होता है। तो ये मेरे पास एक पॉइंट है, कंट्रीब्यूशन 1। तो कैल्शियम मेरे पास यहाँ पर एक ही, कैल्शियम के लिए जो जेड है वो मेरे पास एक है। अब हम लोग बात करेंगे टाइटेनियम +4 की, तो इसके लिए जेड क्या होगा, TLP इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो टाइटेनियम मेरे पास कहाँ पर है, कॉर्नर पर है, तो 8 जगह पर है, और कॉर्नर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8, यानी टाइटेनियम भी यहाँ पे मेरे पास 1 है। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीजन में। ठीक है, ऑक्साइड का जेड निकाल लो। तो ये कहाँ पर है, एज सेंटर्ड। सिंपल जो क्यूब होता है, उसका जो एज होता है वो 4 यूनिट सेल में होता है, तो 12 एजेस होती हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4, यानी कट के 3 आगे, तो जेड की वैल्यू 3 है। सीधी सी बात है, यहाँ पर टाइटेनियम कैल्शियम मेरे पास एक है, टाइटेनियम एक है, और ऑक्सीजन 3। सिंपल फॉर्मूला बनेगा CaTiO3, यानी कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्मूला इन यूनिट सेल, ठीक है, ये मेरे पास बन जाएगा केवल 1। ठीक है, तो एक ही फॉर्मूला बन सकता है, क्यों, जैसे यहाँ पर मेरे पास CF12 में 4 बने थे, यहाँ पर बस एक ही फॉर्मूला बन सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है, मेरे पास कैल्शियम आयन भी मेरे पास एक है, टाइटेनियम भी एक है, और ऑक्सीजन मेरे पास 3 है। बनाइए बड़ा इसको जैसे। अब आते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नियरेस्ट नेबर के एटम्स। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका मतलब होता है नियरेस्ट नेबर के एटम। तो देखो, जो सबसे नियरेस्ट हो और उनकी जो संख्या होगी उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमको देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन। किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, अगर कैल्शियम के ज्यादा नजदीक टाइटेनियम है तो हम सारे टाइटेनियम को देखेंगे, अगर हमारे पास कैल्शियम के ज्यादा नजदीक ऑक्सीजन है तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबका जो जिसके ज्यादा करीब हो, नियरेस्ट नेबर, उससे हम लोग देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले देखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम प्लस आयन। ठीक है, तो भाई साहब ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो कैल्शियम आयन है वो एज के ज्यादा करीब होता है इन कंपेयर टू डैग। जो आपका जो कॉर्नर है, सेंटर से कॉर्नर की दूरी थोड़ी ज्यादा होती है, मगर सेंटर से जो एज है उसकी दूरी थोड़ी सी कम होती है। मेरी बात समझ लो, सेंटर से कॉर्नर की दूरी, नियरेस्ट नेबर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो सेंटर से कॉर्नर की दूरी अगर आप ये मेजर करके देखोगे तो ये ज्यादा आएगी और ये दूरी कम आएगी, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाएगा कैल्शियम का, वो विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन देखा जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या देखा जाएगा, ऑक्सीजन देखा जाएगा। ठीक है भाई, 3 ही एटम है, एक का तो आप खुद कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो। अब या तो टाइटेनियम के सापेक्ष देखना पड़ेगा या तो ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम के जो ज्यादा नजदीक होता है वो ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की दूरी इससे, मतलब कैल्शियम की दूरी इससे 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 इन सभी से बराबर होगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन ये मेरे पास 12 हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन मेरे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम +4। ठीक है, टाइटेनियम +4 का कोऑर्डिनेशन, तो ये रहा मेरे पास टाइटेनियम। तो टाइटेनियम की दूरी आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि इसकी दूरी या तो हम देखेंगे कैल्शियम के करस्पॉन्डिंग, टाइटेनियम +4 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो देखेंगे या तो कैल्शियम के रिस्पेक्ट में या तो देखेंगे ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो ये तो डायगोनल वाला पॉइंट है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होगा, तो ये जो एज वाला ऑक्सीजन है इसके ज्यादा नजदीक होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एज वाला है इस तरह के कितने ऑक्सीजन इसके करीब होंगे। देखो देखने में मेरे को यहाँ पर जो बराबर दूरी पर भी हो, तो देखो एक ऑक्सीजन तो मैं एक टाइटेनियम का दिखा रहा हूँ, बाकी सबका भी वैसे ही होगा। पहले मैंने मना कर दिया कि टाइटेनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम के थ्रू नहीं देखेंगे, क्योंकि टाइटेनियम की कैल्शियम से दूरी ज्यादा है और ऑक्सीजन से ज्यादा पास है। तो देखो भाई, एक ऑक्सीजन तो ये मेरे पास हो गया एक, उतना जितनी दूरी पर ये होगा उतनी दूरी पर ये अलग दूरी पर होगा क्योंकि उसका पॉइंट चेंज हो गया। ठीक है ना, और उतनी दूरी पर ये होगा। मेरे को 3 दिख रहा है, मगर ये यूनिट सेल है। ये क्या है, यूनिट सेल, ये रिपीट होता है। तो भाई साहब देखिए, इतनी दूरी पर आगे भी यहाँ पर जाने पर एक ऑक्सीजन होगा। ठीक है, इतनी दूरी पर ऊपर भी जाने पर एक ऑक्सीजन होगा। ठीक है, इतनी दूरी पर अभी आगे भी आने पर एक ऑक्सीजन होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, आगे भी तो यूनिट सेल आई होगी। तो एक टाइटेनियम का जो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो मेरे को 6 दिखाई पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6। जैसे ये वाली एज है तो ये इधर भी गई होगी, ये वाली एज है तो ऊपर भी गई होगी, ये वाली एज तो इधर भी गई होगी। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम +4 है वो मेरे पास 6 है। ठीक है, अब बचा मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसका बचा ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन की जो ज्यादा करीब है ये वाली डिस्टेंस,
अगर आप मेजर करोगे और ये डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा आती, ये वाली कम आती, ठीक है। तो ऑक्सीजन का आप देखोगे टाइटेनियम के रिस्पेक्ट में, अब चूंकि प्रत्येक ऑक्सीजन एज पर है तो देखो इसके इधर एक ये टाइटेनियम, अगर आप इससे ये दूरी नापो और ये दूरी नापो तो ये वाली ज्यादा आएगी, तो ये पास पड़ेगा, तो ये दूरी जितनी होगी उतनी ये दूरी होगी, मतलब कुल मिला के अब आपके इधर कहीं टाइटेनियम नहीं जाने वाला, ठीक है। तो इसका अगर आप देखोगे ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर तो वो टाइटेनियम के करस्पॉन्डिंग देखा जाता है, तो एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन आएगा, मेरी पहले बात समझ लीजिए, जो ऑक्सीजन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या देख रहे हैं, टाइटेनियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक टाइटेनियम ऊपर और एक टाइटेनियम नीचे, अगर आप सोचो ये भी तो है ना, तो वो थोड़ा डायगोनल में चला जाएगा, वो दूरी ज्यादा होगी, नियरेस्ट नेबर को बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक। बनाइए फटाक से, ठीक है सर। इतनी बातें इसके बारे में आपके बारे में पूछ सकता था कि ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सब चैप्टर के बाद में उसके लेक्चर्स आएंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस के लेक्चर्स हैं वो बीच में नहीं आएंगे, किसी भी चैप्टर के खत्म होने के बाद में आने वाले, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे वो चैप्टर के तुरंत बाद ही होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा जो अगला स्ट्रक्चर रूटाइल स्ट्रक्चर है, जो मेरे पास नेक्स्ट है रूटाइल है, उसका फॉर्मूला होता है TiO2, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। टाइटेनियम का जो ऑक्साइड है रूटाइल, इसका स्ट्रक्चर, इसके बारे में भी 1-2 बार पूछा गया, तो जो कुछ भी पूछा गया है वो मेरे को सब कुछ बताना पड़ेगा, जो कुछ भी उसने पूछा है भैया एग्जाम में वो मेरे को बताना पड़ेगा। तो रूटाइल में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है यहाँ पर कि इसमें एक डिस्टॉर्टेड क्यूब होता है। डिस्टॉर्टेड क्यूब का मतलब हो गया किसी क्यूब को थोड़ा सा खिसका दो, मतलब उसकी कुछ एज वगैरह या उसका कोई फेस थोड़ा सा दाएं बाएं खिसक, जैसे क्यूब आपने पासा लिया और पासे के थोड़ा सा ऊपर नीचे वाले फेस थोड़ा सा खिसका दिए जाए, जैसे थोड़ा सा रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाए, तो यहाँ पर एक डिस्टॉर्टेड क्यूब बना होता है। देखो मैं जरा यहाँ 2 डायग्राम के थ्रू बना पाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्यूब से थोड़ा सा आप देख सकते हैं लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। क्यूब से थोड़ी सी, क्यूब ऐसा है मगर बिल्कुल क्यूबिक नहीं होता, ठीक है। थोड़ी सी लेंथ यानी थोड़ी सी यहाँ पर ज्यादा होती है, मतलब ये बिल्कुल क्यूब की तरह नहीं है, क्यूब होता थोड़ा सा पतला होता है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिल्कुल क्यूब पाया था, ठीक है। अब यहाँ पर टाइटेनियम की पोजीशन फिक्स है, जो टाइटेनियम यहाँ होता है वो यहाँ पाया जाता है BCC में, ठीक है। टाइटेनियम बहुत बढ़िया जगह पे होता है। टाइटेनियम जो है रूटाइल का जो स्ट्रक्चर है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, इसमें डिस्टॉर्टेड क्यूब होता है, डिस्टॉर्टेड क्यूब। इसका मतलब है अगर ये मेरे पास L है, ठीक है, ये मेरे पास L है और ये मेरे पास H है, ठीक है, तो L का मान H से ज्यादा होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। मतलब ये अगर LH बराबर ही हो गया तो वो भी बराबर होकर के वो लगभग क्यूब फॉर्म ले लेगा, तो ये L ऐसे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। इसमें मेरे पास मैं यहाँ पर इस वाले में यहाँ पर टोटल जो यूनिट सेल बनता है उसमें टाइटेनियम होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब मेरे पास देखो मैं टाइटेनियम में कहाँ बनाऊंगा, टाइटेनियम मेरे पास यहाँ पर होगा, कॉर्नर पर होगा, ये मेरे पास सारे टाइटेनियम के हैं। कौन सा आइटम्स कहाँ पर है ये तो भाई क्रिस्टलोग्राफी से दिखाया था, तो ये मैंने टाइटेनियम को फिक्स कर दिया, ठीक है। ये मैंने किसको फिक्स कर दिया, टाइटेनियम को। अब इस पूरे यूनिट सेल में देखो आपको लग रहा होगा यार टाइटेनियम तो एक ही है, मगर भाई कंट्रीब्यूशन भी तो आएगा, जो बॉडी के सेंटर में उसका फुल कंट्रीब्यूशन 1 और जो कॉर्नर में उसका 1/8 उसका भी 1, तो सब मिला के टाइटेनियम ओवरऑल यहाँ पर टोटल तो 2 होंगे, मतलब इसके अंदर ये तो उसका फॉर्मूला है, इसके अंदर 2 फॉर्मूले बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन कहाँ कहाँ देखा गया है, देखो इस पूरे यूनिट सेल के अंदर, मेरी बात समझना, इस पूरे यूनिट सेल के अंदर 6 ऑक्सीजन रखे होते हैं, ठीक है। इस पूरे यूनिट सेल के अंदर 6 ऑक्सीजन रखे होते हैं, मगर उसमें से 2 की पोजीशन अलग होती है और 2 की पोजीशन अलग होती है। तो मैं इस वाले डायग्राम में 2 के दिखाऊंगा और फिर से एक अलग डायग्राम बनाऊंगा, उसमें मैं 4 ऑक्सीजन की पोजीशन दिखाऊंगा, ठीक है ना। और उसके बाद एक तीसरा डायग्राम बनाऊंगा जिसमें 6 की 6 ऑक्सीजन दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। मतलब जो रूटाइल स्ट्रक्चर है उसमें जो टाइटेनियम की स्थिति है वो मेरे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक देखी गई है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो टाइटेनियम है वो सारे कॉर्नर्स पे होगा और बॉडी के सेंटर में। फिर मैंने बोला कि इसके स्ट्रक्चर में, रूटाइल के स्ट्रक्चर में आपके 6 ऑक्सीजन के 6 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 2 ऑक्सीजन का जो व्यवस्था है, पोजीशन है वो अलग है और 4 की अलग होती है। तो देखो कैसे देखा गया है, देखो आप यहाँ पर एक डायगोनल बनाओगे, ये 2 डायगोनल बनाओगे जो एक दूसरे को क्रॉस करते हो, ठीक है। जो 2 डायगोनल बनाओगे जो एक दूसरे को क्रॉस करते हो, देखो इससे जाना चाहिए बॉडी सेंटर से, तो वो एक डायगोनल मेरे पास ये बना और एक डायगोनल मेरे पास ये बना। देखिए मैंने 2 डायगोनल बना दिए,
इस तरह से, ठीक है। मैंने यहाँ पर दो डायगोनल देखो बनाए, एक डायगोनल येलो बना दिया, एक डायगोनल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एक डायगोनल में येलो बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ से और यहाँ वाले पॉइंट पे बोले, तो कोई ये दो डायगोनल में बना रहा हूँ, ये अलग अलग डायगोनल है। देखो एक तो मेरा हो गया पूरे बॉडी का डायगोनल हो गया, और एक मेरे पास है फेस डायगोनल। आप ध्यान से देखिए, ये मेरे पास एक है बॉडी का डायगोनल, ठीक है, ये बॉडी का डायगोनल है। बॉडी डायगोनल का मतलब जो एक सेंटर से दूसरे पे आ जाओ, ये मेरे पास फेस डायगोनल है, ठीक है। तो देखिए एक ट्रायंगल आपके पास ये बना, देखिए एक ट्रायंगल ये बना, ये वाला, इसके सेंटर पे यहाँ कहीं एक मेरे पास ऑक्सीजन होता है, ठीक है। एक इसके सेंटर पे ऑक्सीजन होता है, मतलब इसके सेंटर पे ऐसे इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप बनाता है, ठीक है। और एक ऑक्सीजन यहाँ पर होता है जो इसके इस वाले ट्रायंगल के सेंटर पे होता है, और इधर से एक बनाता है ट्रायंगुलर, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल बनाए, ठीक है, मैंने दो ट्रायंगल बनाए, एक मैंने बनाया बॉडी डायगोनल बनाया, बॉडी डायगोनल, और एक मैंने बनाया फेस डायगोनल, ठीक है। तो फेस डायगोनल तो फिलहाल यहाँ पर सेंटर से नहीं जा रहा होगा, फेस डायगोनल सेंटर से नहीं जाता, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप दो ट्रायंगल बने हैं, पहला ट्रायंगल ये वाला बना हुआ है, इसके सेंटर में एक होता है, और एक ट्रायंगल ये बना हुआ है, इसके सेंटर में एक होता है, दो हो तो यहाँ ऐसे देखेगा, ठीक है। दूसरा देखो मेरे पास कैसे बाकी के जो 4 ऑक्सीजन है वो मेरे पास कैसे दिखाए जाते हैं, ठीक है। बाकी के जो 4 ऑक्सीजन है बीच में मेरे पास यहाँ पर ध्यान रखिएगा टाइटेनियम होता है, ठीक है। बाकी जो मेरे पास 4 ऑक्सीजन है वो देखिए क्या है, ये तो मेरे पास हो गया, ये तो मेरे पास टाइटेनियम हो गया, ठीक। तो ऊपर आप इस तरह से एक डायग्राम पहले ये बनाएंगे, लाइन, ये लाइन ड्रा करके दिखा रहे केवल, इनका कोई खास योगदान नहीं है। तो देखो इस लाइन पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पर देखे गए हैं, और जस्ट इसी के नीचे, जस्ट इसके नीचे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन देखे गए हैं, एक इसके नीचे, मतलब 2 ऑक्सीजन इसके देखे गए इस तरह से। अगर मैं बाकी 2 भी बना दूं तो एक यहाँ देखा गया और एक यहाँ पर देखा गया, इस तरह से ये मेरा रूटाइल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बात और कही जाती है कि मेरे पास यहाँ पर जो सेंटर वाला टाइटेनियम है वो ऊपर के 2 O और नीचे के 2 O को मिला करके एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स टाइप का बनाता है। तो वो क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स टाइप का बनाता है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इतने में, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास ये सब व्यवस्था ऐसे होती, ठीक है। देखो मेरे पास क्या क्या है, हाँ यहाँ पर मैंने ये टाइटेनियम के एटम्स हैं, ये मेरे पास सारे किसके एटम्स है, टाइटेनियम के एटम्स है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो ये मेरे पास रूटाइल का स्ट्रक्चर TiO2 का है। क्या क्या बताया मैंने, मेरे पास समझिएगा। यहाँ पर जो आपका जो टाइटेनियम है, हाँ ये 2 टाइटेनियम जो है ये वाला भी फेस पर है और ये वाला भी फेस पर है, ठीक है। तो इसका भी 1/2 होगा, इसका 1/2 मिला के ये 1 होगा, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2 मिला के 1, मतलब इन दोनों मिला के 2 हैं, और 2 और 2 4 यहाँ आने वाले, ठीक है। इतना बनाइए फटाक से पहले, ठीक, बन गया। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर गिनूंगा टाइटेनियम की संख्या गिनूंगा, और मैं गिनूंगा ऑक्सीजन की संख्या, ताकि मैं इस यूनिट सेल में TiO2 के कितने फॉर्मूले आ गए हैं, इस यूनिट सेल में TiO2 के कितने फॉर्मूले आ गए मैं वो निकाल सकूं, ठीक है। पहले मैं निकालता हूं नंबर ऑफ टाइटेनियम +4, ठीक है, टाइटेनियम +4 में होगा तो Z लिखा जाएगा, ठीक है। टाइटेनियम कहाँ पर है, टाइटेनियम कॉर्नर्स पे, बॉडी सेंटर पे, मतलब TLP इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस हो गया TLP इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉर्नर वाले मेरे कितने हैं, 8 हैं, इंटू 1/8, और बॉडी के सेंटर वाला तो एक ही है, इंटू 1, तो ये कट गया, तो ये 1 + 1 मिला के कितना हो गया 2, मतलब पूरे यूनिट सेल में टाइटेनियम 2 है, ठीक है। अब मेरे पास आता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्साइड है। तो वो ऑक्साइड है मेरे पास यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, 4 वो जो है जो फेस पर है, और ये देखो ये जो है ये पूरी बॉडी के अंदर है, ठीक, ये फेस पे नहीं होता है, ये दोनों बॉडी के अंदर हैं और ये दोनों फेस पे हैं। तो जो भी एटम या आयन, मोस्टली आयन बॉडी के अंदर होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा फुल 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल लैटिस पॉइंट इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस टोटल लैटिस पॉइंट इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इन 4 फेस वालों की, तो 1 2 3 4 4 इंटू फेस का होता है 1/2, ताकि ये जो 2 हैं इनका होगा 1, तो ये मिला के ये हो गया 2 + 4, मेरे पास ऑक्सीजन 4, बनाइए फटाक से, ठीक, बन गया। पूरे का फॉर्मूला अगर देखिए, टाइटेनियम पूरे फॉर्मूले में 1 है और O2 है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए फॉर्मूले में टाइटेनियम 1 O2। अब यहाँ पर टाइटेनियम की संख्या मेरी 2 निकली है, O की संख्या 4, तो बताइए जरा टाइटेनियम 2 और O 4 से कितने फॉर्मूले बन जाएंगे, इस तरह के 2 फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। तो बन गया मेरे पास नंबर ऑफ फॉर्मूला
नंबर ऑफ फॉर्मूला ऑफ TiO2 यूनिट सेल, ठीक है। इसके यूनिट सेल में कितने फॉर्मूले बनेंगे, तो 2 फॉर्मूले बनेंगे। मतलब अगर कोई पूछ ले कि रूटाइल के यूनिट सेल में कितने आपके फॉर्मूले हैं, तो वो मेरे पास आपके हो जाएंगे 2। बनाइए फटाफट इसको, वीडियो पॉज करके बनाइए फटाफट से। ठीक भाई साहब, बन गया। अब यहाँ पर हमको बस लास्ट बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है। पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम प्लस 4। देखो भाई टाइटेनियम, देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब नहीं पता है तो पहले मतलब जानिए। द नियरेस्ट नेबर, सबसे पास का जो हो, तो देखो भाई सीधी सी बात है, ये टाइटेनियम है, इसका टाइटेनियम तो काफी दूर पड़ेगा, मगर उसके ज्यादा नजदीक ऑक्सीजन है। जो दूरी ये देखी गई है, जो दूरी ये देखी गई है, जो दूरी ये देखी गई है, जो दूरी ये देखी गई, वही दूरी ये, वही दूरी ये, मतलब कुल मिला के ये 6 के 6 ऑक्सीजन टाइटेनियम से बराबर दूरी पर देखे गए। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम प्लस 4 एंड मेरे पास कितना लिखेंगे आप, 6 लिखेंगे, ठीक है। अब मैं लिखता हूं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन। तो मेरी बात समझना, जो ऑक्साइड आयन है वो मैं यहाँ से दिखाऊंगा। देखो जैसा इसका होगा वैसा उनका भी होगा, वो समझाना थोड़ा मुश्किल काम है उसमें। तो इस ऑक्साइड आयन के देखिए कितने टाइटेनियम इसके पास है। तो एक टाइटेनियम देखो सबसे नियरेस्ट वाला बता रहे हैं, तो ये जो है ये इसके नियरेस्ट देखा गया। एक इधर देखो, ये जो ऑक्सीजन है ये उधर की तरफ है, पीछे की साइड थोड़ा सा है। तो ये एक देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही लाइन पे है ना, तो इससे जो दूरी है वही इससे दूरी। भाई आप कहोगे सर ये भी तो है, तो इससे दूरी थोड़ी ज्यादा हो गई होगी, ठीक है ना। आप कहोगे सर ये भी तो है, जैसे आप कहोगे सर यहाँ भी तो है, तो इससे दूरी ज्यादा होगी। जैसे ये वाला ऑक्सीजन जो होगा थोड़ा आगे की तरफ का होगा। जैसे देखिए ये आगे वाले फेस के पॉइंट से रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ये जो ऑक्सीजन है ये आगे वाले पॉइंट से रिलेट कर रहा है, ये जो ऑक्सीजन है ये पीछे वाले से कर रहा है, और ये दोनों से कर रहा है, मतलब ठीक है। तो इस वाले ऑक्सीजन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 3 है, 1 2 3। इसका भी कितना है 3, तो इसका जो आएगा वो 3 आएगा। बनाइए फटाक से स्कूल से। ठीक वैसा बन गया यहाँ पर। अब मेरे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, अब इसके बारे में जो भी जानकारी आएगा, देखिए मेरा समझ लीजिए स्ट्रक्चर के बारे में आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर में कहाँ पर क्या आइटम्स रखे हैं। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आप उसको करना पड़ेगा। एक चीज को 4 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो, जितनी बार आप उसको बोलोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, दिमाग में बातें घूमेंगी। जितना बातें दिमाग में घूमेंगी उतना ही बढ़िया रहेगा। मैं भी 4 बैच अगर एक साथ पढ़ा लेता हूँ तो दिमाग में घूमता रहता है कि आपको क्या पढ़ाया गया, कहाँ पे क्या रखा गया। कैल्शियम फ्लोराइड में NaCl में आप ध्यान करिए क्या बताया गया था कि NaCl में जो Cl है वो बनाता है FCC लैटिस। कौन बनाता है, Cl बनाता है FCC लैटिस। तो सोडियम कहाँ रखा गया, सोडियम रखा गया था OH वाइड। OH वाइड कहाँ होती है, OH वाइड एज सेंटर्ड, और कहाँ, बॉडी के सेंटर में बताया गया था, ठीक है। फिर मैंने पास बताया सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड में सारे Cl कॉर्नर पर, सीजियम बीच में, या सारे CS कॉर्नर पर, Cl बीच में। क्यों, क्योंकि दोनों के साइड लगभग बराबर, कोई भी कहीं जा सकता है, ठीक है। इस तरह से मैंने बताया CaF2 फ्लोराइड, फिर N2 फ्लोराइड। अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड या सिंपल कार्बाइड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम सल्फाइड भी हो सकता है। CaH2 मतलब सल्फाइड वाले फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर FeH2 स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर मेरे पास मोस्टली बात करेंगे CaC2 स्ट्रक्चर की। तो मैं इसके लिए बस एक ही वर्ड बोल के खत्म कर दूंगा कि यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर है, या ये जो स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक ए NaCl स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दोनों स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ए NaCl, बस जहाँ पर Cl नेगेटिव आयन होगा, Cl नेगेटिव में एक ही आयन है, Cl नेगेटिव में एक ही स्फीयर होगा, मगर जो कार्बाइड आयन होगा वो ऐसे बनेगा, 2 कार्बन एटम्स कनेक्ट हो गए। दिस इज ए कार्बाइड आयन, ठीक है, दिस इज ए कार्बाइड आयन। क्योंकि जो C2 यूनिट है उसके अंदर 2 कार्बन कनेक्ट होंगे, डबल नेगेटिव होगा, बस Cl। तो बस यहाँ पर जहां जहां एक गोला बनेगा वहां पर ऐसा बनेगा, ठीक। अब सोचिए, ध्यान करिए कि मैंने पहले बोल दिया कि जो कैल्शियम कार्बाइड है, जो फूल्स गोल्ड FeH2, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट लाइक NaCl के तरीके, ठीक है। इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट लाइक क्या है मेरा, NaCl के तरीके। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इनका स्ट्रक्चर NaCl के तरीके है, तो Cl नेगेटिव ने क्या बनाया था, FCC लैटिस। तो यहाँ पर कार्बाइड बनाएगा FCC लैटिस। वहां पर आपका जो सोडियम आयन था, वो जो सोडियम आयन था वो कहाँ गया था, OH वाइड। OH वाइड कहाँ थी, एज सेंटर्ड प्लस बॉडी सेंटर्ड। भले एक लाइन लिखिए, भले एक लाइन नोट करिए। देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ CaC2 मतलब कैल्शियम कार्बाइड, द स्ट्रक्चर ऑफ CaC2 एंड FeH2, द स्ट्रक्चर ऑफ CaC2 एंड FeH2 are similar to the
are similar to the NaCl structure, are similar to the NaCl structure, ठीक, फुल स्टॉप। इन कैल्शियम कार्बाइड स्ट्रक्चर, मैं पूरा बता रहा हूँ कौन क्या बना रहा है। इन कैल्शियम कार्बाइड स्ट्रक्चर, कार्बाइड यूनिट फॉर्म्स FCC लैटिस, कार्बाइड यूनिट फॉर्म्स FCC लैटिस, कार्बाइड यूनिट फॉर्म्स FCC लैटिस, and calcium ion is present in octahedral void, and calcium ion is present in octahedral void। देखिए बाद में नोट करिएगा, पहले समझ लीजिए, ये कोई FCC लैटिस कोई पहली बार नहीं बना रहे हैं। आप FCC लैटिस कई बार बना चुके हैं, कोई पहली बार आपने FCC लैटिस नहीं बनाई है, ठीक है ना। आप FCC लैटिस हमेशा बनाते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से मेरे पास जो लैटिस बनती है वो मेरी होती है FCC लैटिस, ठीक है। कोई ये लैटिस पहली बार आपकी नहीं बन रही है, ये लैटिस आप कई बार बना चुके हैं, ठीक है। ये लैटिस आप कई बार बना चुके हैं, जो को मैंने बना ली FCC लैटिस। बस अब की बार अंतर यहाँ पर जो कॉर्नर वहाँ कार्बाइड है, मतलब देखिए ऐसे एक गोला फिर एक गोला, ठीक है, दिस इज कार्बाइड आयन, ठीक है। ऐसे एक गोला फिर एक ऐसा गोला कार्बाइड आयन, ठीक है। ऐसे एक गोला ऐसे एक गोला, ठीक है, दिस इज कार्बाइड आयन। ऐसे एक गोला ऐसे एक गोला कार्बाइड आयन, ये कहाँ रख रहे हैं, कॉर्नर्स पे, ठीक है। ऐसे एक गोला ऐसे एक गोला, ये कार्बाइड आयन सब पैरेलल, हाँ सब सारे कार्बाइड आयन एक दूसरे के पैरेलल देखे गए, मतलब सारे कार्बाइड आयन जो होते हैं वो बिल्कुल सब एक दूसरे के पैरेलल देखे गए। अब फेस में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, फेस सेंटर, ये टॉप वाला हो गया, ये बॉटम वाला हो गया, ठीक है, ये फ्रंट वाला हो गया, ये बैक वाला हो गया, ठीक है, ये राइट वाला फेस हो गया, और ये हो गया मेरे पास लेफ्ट वाला फेस। आप देखिए ऑल द कार्बाइड आयंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब मैंने बताया था जो OH वाइड बनती है वो कहाँ बनती है, एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। तो मेरे पास यहाँ पर ये जो बना है, 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 ये सब OH वाइड्स हैं। यहाँ कैल्शियम आयन घुस जाएगा, जाकर के समझ में आ रही बात, ये कैल्शियम आयन यहाँ घुस जाएगा और बॉडी के सेंटर पे घुस जाएगा। तो ये जो मेरे पास बना है, ये मेरे पास है कैल्शियम आयन, और ये मेरे पास है C2 आयन। बनाइए फटाक से इसको जैसे, ठीक। अब इसमें सब कुछ निकालना है, बिल्कुल वैसे निकलेगा। पहले निकालेंगे नंबर ऑफ C2 कितने नंबर हैं, तो भाई कहाँ कहाँ है कार्बाइड आयन, कॉर्नर पे प्लस फेस पे है। तो मेरे पास हो जाएगा TLP, मेरे पास क्या लिखूंगा मैं, TLP इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस TLP इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कहाँ कहाँ, कॉर्नर वाले के लिए मेरे पास 8 है इंटू 1/8 है, फेस वाले के लिए 6 इंटू 1/2। भाई मेरे कितने आ गए, 4 आ गए। कार्बाइड का यूनिट 4 है, सब कुछ NaCl की तरह निकलने वाला है, ठीक है। अब मैं निकालूंगा नंबर ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन बेटा कहाँ है मेरे बाबू, Z है, ये भी Z है। कैल्शियम आयन मेरे बाबू कहाँ है, OH वाइड कहाँ कहाँ होती है, तुम्हारे घर में होती नहीं बेटा, एज सेंटर्स पे होती है, बॉडी सेंटर पे होती है, ठीक है। तो TLP इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस का TLP इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। भाई देखो मेरे पास एज वाले 12 होते हैं, एज वाले गिन लो ना, कितने होते हैं, गिन पाते हो भाई, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10 11 12 एज वाले का, सिंपल क्यूबिक वाले में एज वाले का कंट्रीब्यूशन 1/4, मतलब समझ में आता है। ये जो एक एज होती है वो 4 यूनिट सेल में होती है, समझे। और प्लस बॉडी का सेंटर में तो एक ही है, उसका कंट्रीब्यूशन 4 3 12, 3 + 1 = 4, मतलब यहाँ पर जो कार्बाइड आयन है वो 4 हैं, तो कैल्शियम मेरे पास 4 है। तो ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्मूला कितने बनेंगे भाई, देखना मेरे यहाँ पर पूरा C2 4 है और कैल्शियम भी 4, तो टोटल 4 फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम आयन तो पहले OH वाइड में था तो 6 हो गया, और कार्बाइड आयन का भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो भी कितना होगा, 6, ठीक है। अच्छा, एक अंतर और देख लीजिए कि अगर मेरे पास इसकी बजाय FeH2 का स्ट्रक्चर हुआ तो कार्बन के कंपेयर में सल्फर का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वहां पर जितने भी आपके H2 डबल यूनिट जो होते हैं ये सारे पैरेलल नहीं होते, बस मेरे पास
अगर CaC2 और FeH2 के स्ट्रक्चर में, दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर मेरे पास CaC2 का है, मेरी बात समझ रहे हैं आप, जो स्ट्रक्चर मेरे पास मेरे लाला CaC2 का है ना, वही स्ट्रक्चर मेरे भाई FeH2 का भी है। बस दोनों में अंतर क्या है कि कार्बाइड यूनिट सारे पैरेलल होते हैं, उनके साइज छोटे छोटे होते हैं, रिपल्सन कम होता है। सल्फाइड यूनिट चूंकि बड़े हो जाते हैं तो रिपल करते, तो कोई दाएं में जैसे दो सामने सामने आ गए, कहना भाई तुम थोड़ा सा झुक जाओ तो थोड़ा सा रिपल्सन कम हो जाएगा, इतना अंतर होगा। बनाइए फटाफट जल्दी से। ठीक भाई साहब, बन गया। एक लाइन लिखिए द स्ट्रक्चर ऑफ CaC2, द स्ट्रक्चर ऑफ CaC2 इज सिमिलर टू द FeH2। The structure of CaC2 is similar to the FeH2, but in the case of calcium carbide, all the carbide units are parallel to each other. All the carbide units are parallel to each other. All the carbide units are parallel to each other. But in the case of FeH2 structure, all the sulfide units are not parallel to each other. But in the case of FeH2 structure, all the H2 double minus units आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है मेरे पास ZnS का, स्ट्रक्चर ऑफ ZnS। तो भाई मेरे जिंक सल्फाइड के दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसमें से पहला होता है जिंक ब्लेंड और दूसरा होता है वोल्टेजाइट स्ट्रक्चर। इसको बताने के लिए मुझे पहले क्लास को रोक करके हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग समझाना पड़ेगा, मगर इसके लिए मेरा काम FCC से चल जाएगा, क्योंकि आप FCC से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक से बहुत भली भांति परिचित हैं, मगर जो मेरे पास FCC है उसी को CC भी बोलते हैं, उसको हम लोग CCP भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। मतलब जिंक सल्फाइड जो होता है, ZnS जो होता है, उसके दो प्रकार के स्ट्रक्चर है, ठीक है। मोस्टली जो आपका पृथ्वी में पाया जाता है वो जिंक ब्लेंड पाया जाता है। वोल्टेजाइट का जो परसेंटेज है काफ़ी कम है, मगर वोल्टेजाइट का जो क्वेश्चन का वेटेज है वो नेट गेट या जैम में काफ़ी ज़्यादा है। जो मेरे पास वोल्टेजाइट का स्ट्रक्चर है, इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पाई जाती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो वो समझानी पड़ेगी, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा इस वाले में, ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज लिखिए ZnS एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, TWO लिखेंगे। ZnS एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। नंबर फर्स्ट जिंक ब्लेंड, BLNED, नंबर फर्स्ट जिंक ब्लेंड, और नंबर सेकेंड वोल्टेजाइट स्ट्रक्चर, नंबर सेकेंड वोल्टेजाइट स्ट्रक्चर, ठीक। बना लीजिए। अब डाल दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ जिंक ब्लेंड, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ जिंक ब्लेंड। तो यहाँ पर भी वही देखना है कि क्या चीज कहाँ पर एग्जिस्ट है। ZnS कहेगा तो आप कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि पता नहीं वो क्या हो। लिख के देगा वो कि मैं बात कर रहा हूँ जिंक ब्लेंड की, वो लिख के देगा कि मैं बात कर रहा हूँ जिंक ब्लेंड की, ठीक है ना। तो भाई मैं बता दूं, मेरे पास जो जिंक ब्लेंड होता है उसमें जो मेरे पास जिंक ब्लेंड है उसमें जो यूनिट सेल बनता है, ठीक है ना, उसमें जो मेरे पास यूनिट सेल बनता है वो मेरे पास सल्फाइड आयन बनाता है यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल कौन बनाएगा? सल्फाइड आयन। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि वो जो यूनिट सेल है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि वो जो यूनिट सेल है वो FCC है। कैसा है? मेरे पास FCC है, ठीक है। तो देखो भाई मेरे पास, मैं बना रहा हूँ फिर से एक बार, मेरे पास फिर से एक बार आ गया FCC यूनिट सेल, मेरे पास फिर से एक बार आ गया FCC यूनिट सेल। कोई पहली बार नहीं बना रहे हो, इसको कई बार बना चुके हो। जितनी बार बनाओगे उतनी बार प्रैक्टिस होगी, जितनी बार प्रैक्टिस होगी उतनी बार दिमाग में जाएगा, जितनी बार दिमाग में जाएगा उतना ही ज़्यादा
पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। जितना आप कम बार बनाओगे उतना दिमाग में नहीं जाएगा। ठीक, तो मैंने पहले क्या बोला, सल्फाइड आयन फॉर्म्स, सल्फाइड आयन फॉर्म्स FCC यूनिट सेल। आपने ध्यान से नहीं सुना तो सुनिए, सल्फाइड आयन फॉर्म्स FCC यूनिट सेल। इसका मतलब यहाँ मैं सल्फाइड रख दूंगा, ये मेरे पास सल्फाइड हो गया, ये मेरे पास सल्फाइड है, ये मेरे पास सल्फाइड है। FCC का मतलब है सारे कॉर्नर पे रख दो और सारे फेस के बीच में रख दो। ठीक है, रख दिए मैंने, सारे फेस के बीच में रख दिए, ये भी फेस निपट गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गया सल्फाइड आयन। अब आता है मेरे पास जिंक आयन। तो जिंक आयन कहाँ कहाँ है, OH वाइड में है या TD वाइड में है? तो भैया यहाँ पर जो जिंक आयन होता है वो होता है अल्टरनेट TD वाइड में। ठीक है, अल्टरनेट TD वाइड, जैसे आपने डायमंड सेंटर क्यूबिक पढ़ा था वैसे ही है। अल्टरनेट TD वाइड का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने बताया था, कितनी बार बता चुका हूँ, क्यों नहीं पढ़ते हो। 4 TD वाइड ऊपर है, आगे वाले क्यूब में एक TD वाइड है, पीछे वाले क्यूब में एक TD वाइड है, यहाँ के आगे वाले में एक TD वाइड है, वहां के पीछे वाले में एक TD वाइड है। टोटल 8 TD वाइड होती हैं। और मैंने ये बोला कि यहाँ पर जो जिंक आयन होता है वो अल्टरनेट TD वाइड में होता है। अल्टरनेट का मतलब आगे वाले में है तो पीछे वाले में गायब है, तो फिर इधर वाले में है तो इधर वाले में है। ठीक है, जहाँ आगे वाले में है उसके नीचे वाले में गायब है तो उसके पीछे वाले में। ठीक है, तो देखो भाई, मैंने आगे वाले में जिंक आयन रख दिया, आगे वाले में जिंक आयन, यहाँ मैंने क्या बोला, जिंक आयन कहाँ है, लिखा है, पढ़ो, जिंक आयन इज प्रेजेंट प्लस NT। ठीक है, जिंक आयन इज प्रेजेंट इन अल्टरनेट TD वाइड, एक छोड़ एक। आगे वाले में जिंक आयन, ये गोला जिंक है। ठीक है, पीछे वाले में नहीं। अब इधर आगे वाले में नहीं तो इधर पीछे वाले में। ठीक है, इधर आगे वाले में हो चुका है तो यहाँ पीछे वाले में है, इधर पीछे वाले में हो चुका है तो इधर आगे वाले में। ठीक है, तो ये देखो, ये जिंक है, इसका कनेक्शन, ये आगे वाला जिंक है ना, तो आगे वाले से बनाएगा, ये सेंटर वाले से, दोनों ही बना सकते हैं। ठीक है, ये आगे वाले से बनाएगा और सेंटर वाले से बनाएगा। देखो ये जिंक दिख रहा है, जिंक कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, ये जिंक, ये पीछे वाला जिंक है, पीछे वाला, सेंटर वाले से तो बनाएगा और पीछे वाले से बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, सेंटर वाले से कोऑर्डिनेशन नंबर और ये पीछे वाले से, ये दिखाई पड़ा, ये भाई पीछे वाला। देखो ये पीछे वाला जिंक है, ये पीछे वाला जिंक है तो सेंटर वाले से तो बनाएगा, पीछे वाले से बनाएगा। ठीक है, सेंटर वाले से बनाएगा और कहाँ बचा इसका चौथा बॉन्ड, ये पीछे वाला एक कोई पॉइंट, ये देखो मिस था मेरा। ठीक है, ये पीछे वाले से बनाएगा। ठीक, और देखो भाई मेरे, ये आगे वाले में है तो आगे वाले से बनाएगा। ठीक है, और सेंटर वाले से तो बनाएगा बॉन्ड, और आगे वाले से बनाएगा सेंटर वाले से। ये दिख रहा है, इस तरह से मेरे पास बनता है कौन सा स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड। बनाइए फटाफट से, वीडियो पॉज करके। ठीक, बन गया। मैं जो लिखा है उसको लैंग्वेज के फॉर्म में मैं बोलता हूँ, आप आराम से इत्मीनान से लिखिए। ठीक है, तो लैंग्वेज लिखिए। देखिए, इन द स्ट्रक्चर ऑफ, तो ऐसे लिखो, इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर सल्फाइड आयन फॉर्म्स FCC lattice, sulfide ion forms FCC lattice, and zinc ions are present in alternate TD voids, ठीक है। अब भैया हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सल्फरस में कितने यूनिट सेल में वो निकालना है और कितने जिंक है। तो लिख देते हैं नंबर ऑफ सल्फाइड आयन जिंक। ठीक है, तो सल्फर कहाँ कहाँ है, कॉर्नर पर है और फेस के सेंटर पे है, तो TLP इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस TLP इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉर्नर वाले में क्या हो गया, 8 इंटू 1/8, फेस वाले में हो गया 6 इंटू 1/2, ये कट के 1 प्लस ये कट के 3, कितना हो गया, सल्फर की संख्या मेरी 4 निकाल आई। सल्फर मेरे कितने आ गए, 4। ठीक, आ जाओ भैया, नंबर ऑफ जिंक आयन। ठीक है, जिंक कहाँ है, देखो भैया
कंट्रीब्यूशन किस में होता है, पहले सुनो। जो चीज कॉर्नर पे होती है वो कंट्रीब्यूशन में जाती है, जो एज में होता है वो दूसरे कमरे में भी हो सकता है, वो कंट्रीब्यूशन में जाती है, जो फेस पे होता है वो कंट्रीब्यूशन में, जो पूरी बॉडी के अंदर है, जो पूरी बॉडी के अंदर है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ठीक है भैया, जिंक आयन तो पूरा पूरा बॉडी के अंदर है। देखो ये जिंक आयन पूरी बॉडी में है, ये जिंक आयन पूरी बॉडी में है, ये जिंक आयन पूरी बॉडी में, चारों जिंक आयन पूरी बॉडी में। मतलब क्या हो गया, TLP इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन, 4 जिंक है, पूरा पूरा फुल 100% कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 4। बनाइए फटाक से इसको जैसे। अब मैं लिखूंगा, देखो भाई वैसे तो फॉर्मूला ZnS है, मगर बताओ 4 जिंक आ रहे हैं 4 सल्फर, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्मूला इन यूनिट सेल, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 फॉर्मूले बन सकते हैं। अब बचा मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, क्या बचा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्या बचा, चलो पहले कर लेते हैं जिंक आयन। ठीक है, तो जिंक का तो मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाए क्योंकि जिंक दिख रहा है, मगर जो मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास सल्फाइड आयन, बिल्कुल वही DCC के तरीके है। सल्फाइड आयन देखिए, सल्फाइड आयन वाले का भी 4 ही आने वाला है, सल्फाइड आयन वाले का भी 4 ही आने वाला है। मैं जरा इसको रफ कर दूं जरा ऊपर से, जिंक का तो समझ में आ रहा है 4 है क्योंकि वो TD वाइड में, देखो सल्फाइड आयन। अच्छा बताइए इसके ऊपर कितने जिंक होंगे, देखो इस सल्फर के लिए देखो एक जिंक ये, एक जिंक ये, तो इसके ऊपर एक जिंक पीछे होगा, एक जिंक आगे होगा, तो देखो इसका सल्फर का भी, क्यों भैया ऊपर 2 ही जिंक तो होंगे, जैसे नीचे 2 जिंक हैं तो इसके ऊपर भी तो 2 ही जिंक होंगे, चारों TD वाइड थोड़ा बढ़ जाएंगी, तो जिंक सल्फर वाले का भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा कितना 4। बनाइए फटाक से। इसी के साथ भाई साहब जी आपका जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। अब बाकी जो है नेक्स्ट रन पे आएगा वोल्टसाइड, मगर उसके पहले मैं पहले स्फेयर्स की क्लोज पैकिंग समझाऊंगा। सारी क्लोज पैकिंग समझने के बाद, मेरी बात समझ लो पहले, सारी क्लोज पैकिंग समझने के बाद ही आप समझ पाएंगे वोल्टसाइड स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं लेक्चर क्लोज करता हूँ।